अराउंड आज का जो कलेक्शन है वो अराउंड 400 से 425 तक निकलता है हमें। 425 लीटर्स। यस यस। ये पहले तो मेरे जो चाचा है उनका एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट है। जी। कुछ दूध उनको जाता है और बाकी का जो बचा हुआ दूध है और कुछ लोग यहाँ फार्म पर आके दूध लेकर जाते हैं और जो बाकी का दूध है वो डेयरी पर जाता है। ये हमारा बायोगैस का प्रोजेक्ट है। हमारे फार्म में से जो भी वेस्ट निकलता है वो हम एक टैंक में लेते हैं। कुछ सूखा चारा मिक्स होगा, फिर हरा चारा सूखा चारा मिक्स करके हो जाएगा। बिकॉज अगर सिर्फ हम एक बार हरा चारा दिए और एक बार सूखा चारा दिए तो वो खाती नहीं है। मतलब हमें सुबह राइस दो और शाम को डाल दो, ऐसा नहीं होता। तो भैंस एक रिवेराइन एनिमल है। उनको गर्मी में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। भैंसों को तालाब में डूबना, स्विमिंग करना ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। टेल टू टेल में हमें कंपैरेटिवली हेड टू हेड के खर्चा तो कम आएगा, लेकिन हमारे काम बहुत बढ़ते हैं। अगर कोई बहुत डार्क कलर के कपड़े पहने तो वो भी उनको चारा डालना नहीं देती। हाय दोस्तों, तो आज की वीडियो में आप देखने वाले हो, मैं अभी खड़ा हूँ श्रद्धा फार्म्स में। यहाँ पर लगभग 80 से 90 भैंसे, इससे दोस्तों कम से कम लगभग 7 से 8 लाख रुपए का महीने का जो है आमदनी होती है। आज के टाइम पर इंडिया में काफी ज्यादा इनका अच्छा खासा नाम है। और यहाँ पर दोस्तों गोबर से ही इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है, गोबर गैस वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो भी पूर्ति है वो इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति यही से हो जाती है। किस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, सब कुछ जानकारी आपको पूरा वीडियो में देने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आगे आपको श्रद्धा मैम से मिलाने जा रहा हूँ, जो कि यहाँ के ओनर है। तो दोस्तों मिलिए श्रद्धा मैम से, जो कि यहाँ के ओनर है। मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। थैंक यू। बताइए मैम, आपने ये किस तरीके से शुरुआत किया और फिलहाल अभी किस तरीके से अपना काम शुरू है? हाँ, मैंने ये शुरू किया था डेयरी फार्मिंग जब मैं छोटी थी। मतलब कैसे, मेरे पापा पहले से ट्रेडिंग करते थे भैंसों का। जैसे लेना, खरीदना, मुझे खरीदना, बेचना, वो तो उनका काम शुरू था। लेकिन पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी। बराबर है। तो डेयरी पर, मतलब हमारे अगर डेयरी फार्मिंग हो या फिर फार्मिंग हो, खेती हो, तो उसमें काम करने के लिए कुछ लोग होते थे। और उनको कोई एक लीड करता था। लेकिन हमारे फैमिली में मेरे पापा और मेरी माँ और हम तो सब छोटे थे। तो मेरे जो खेती थी वो भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि हम सस्टेन कर पाए, खेती कर सके उसमें। तो मेरे पापा ट्रेडिंग करते थे, तो मेरे पापा कर भी रहे थे वो, तो मैं उसमें काम करती थी। मतलब क्या, कभी मुझे बर्थडे के लिए पैसे लगते हैं चॉकलेट बच्चों को देने के लिए, तो मम्मी कहती थी तुम भैंसों को पानी पिलाओ और उनको नहलाओ, फिर मैं तुमको पैसे दूंगी। या फिर पापा का भी कुछ काम हो, गोबर डालो या फिर कुछ भी, भैंसों को जो खुराक है वो रखो, वो दो। कभी कभी अगर दूध की भैंसे हो तो वो मुझे आगे बिठाते थे, उनको मसाज करने के लिए बोलते थे। मतलब वो भैंसों को अच्छा फील होना चाहिए उसके लिए। ग्रूमिंग तो अभी भी करते हैं हम भैंसों की। उस टाइम वो जब दूध निकालने के लिए बैठते थे तो मुझे आगे बिठाते थे, मैं उनको सर खुजाऊं, बराबर, या फिर उनके टक टक जो सिंग है उस पे टक टक करूं। ये जरूरी होता है, लेकिन है ना, मतलब भैंसों को अच्छा फील होता है इससे। हाँ, उससे कभी कभी मतलब जब हम खुजाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। बराबर। उनको भी एक आदत होती है सिंग ऐसे करने की। हाँ, मैंने देखा भी कुछ वैसे कभी। हाँ, तो वो बताते थे। तो इतना ही था। कभी कभी मेरे पापा को, मेरी माँ को अच्छा लगे, अरे मेरी बेटी ने ये काम करके रखा है, वो कभी बाहर गए तो उनके आने से पहले मैं काम करके रखती थी। अच्छा। मतलब एक टेंशन होता है अगर हम बाहर जा, अरे ये काम रहा है, अब बराबर जाके है, सही बात करूंगी, मतलब बहुत थक गई हूँ। हाँ। लेकिन अगर वो देखे आके, अरे ये तो काम हुआ है, तो उनका कितना अच्छा लगेगा, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मतलब आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बच्चों ने ले ली ऑलरेडी। तो उनको अच्छा लगे, इसलिए मैं कभी कभी काम करती थी। तो वैसा ही था, कुछ ऐसा नहीं था कि जरूरत है। अच्छा, मैं छोटी तो हाँ, बराबर है। मतलब जरूरत तो नहीं थी, लेकिन आपको इंटरेस्ट था, तो खुद से ही करते थे जो भी। और एक इमोशन भी था उसके पीछे, तो मैं करती थी। मैं 10वीं तक मैंने टू व्हीलर चलाना, टू व्हीलर या साइकिल से मेरे चारा लाना, वो मेरा काम शुरू था। मैंने कभी कभी साइकिल पर भी दूध डाला है डेयरी पर।
टू व्हीलर से चारा लाती थी। उसके बाद मैंने पिकअप भी चलाना सीख लिया था। तो ऐसा ये जो काम है मेरा, मैं चलता रहता था। मेरे पापा को अच्छा लगे, माँ को अच्छा लगे, इसलिए मैंने शुरू किया था। 10वीं तक तो मैंने जो पिकअप है वो भी चलाना मेरे भाई के साथ सीख लिया था। अच्छा, मतलब वो व्हीकल वगैरह चलाने की भी प्रैक्टिस हो चुकी है? हाँ, वो तो सब सीख लिया था। अच्छा। 11वीं में जब मैं गई, मेरा ये जो काम है, कभी कभी पापा क्या बोलते थे कि तुम आगे के भैंस का पाना करो, तब तक मैं आया इसका निकाल के। तो ऐसे करते करते मैंने थोड़ा थोड़ा दूध निकालना सीख लिया। मतलब पहले तो जो पाना करती थी, उसके बाद जब धार निकलती थी, पहले कुछ दिनों तो धार ही नहीं निकली। जब कुछ भैंसों की धार निकलती थी वो बाल्टी में नहीं जाती थी। अच्छा। तो ऐसे धीरे प्रैक्टिस करके करते करते मैंने भैंसों का दूध निकालना सीख लिया, जो कि सबसे हार्ड काम है। यस। जब मैं 11वीं में थी, मुझे याद है मैंने 9 भैंसों का दूध निकाला था जिस टाइम। मतलब अच्छा। वो ज्यादा हार्ड नहीं थी निकालने के लिए, जो मेरी हिसाब से मुझे वो दी गई थी। अच्छा। तो 9 भैंसों का दूध निकालना, तो उस दिन मुझे लगता था कि नहीं, आगे का भी मैं निकालूंगी, उसके आगे का भी मैं निकालूंगी। तो मैं फास्ट कर रही थी। मुझे उस टारगेट तक पहुंचना था। तो जब 9 भैंसों का मैंने दूध निकाला, इतना प्राउडली मेरे पापा को बताया, वो घर में बैठे थे। बराबर है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जो गोठे में हार्ड काम है सबसे, वो मुझे आने लगा था। बिकॉज चारा डालना है, गोबर उठाना है, या और कोई भी काम हो, वो कोई भी कर सकता है। वो सीखने की जरूरत नहीं है। वैसे दूध निकालना ये सीखना पड़ता है, स्किल लगती है थोड़ा सा। थोड़ा प्रैक्टिस उसे लगती है। तो वो मैंने सीखा था, तो वो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। और पापा के साथ रह के वो ट्रेडिंग करते थे, भैंसे कैसी खरीदनी है, क्या करना है, वो तो मैं सब सीख ही रही थी। आप मैम पहले मुझे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपका कि एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका कैसे रहा, क्योंकि आप इसमें तो काफी अच्छा काम कर रहे हो आप। मतलब 11वीं में मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया, साइंस साइड से। अच्छा। और उसके बाद मैंने बीएससी फिजिक्स और एमएससी फिजिक्स, ये इसमें मैं अभी मेरा सब, जो कि इस करियर से टोटली डिफरेंट है। यस, इससे डिफरेंट है। लेकिन फिर भी मुझे आदत है और स्टडी करने की, स्टडी करते रहने की। तो मैं भैंसों के बारे में मैं मतलब पढ़ते रहते हो कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ नॉलेज जो मिले स्टफ। कुछ और फार्मर्स को भी मिलती हूँ, जो छोटे छोटे फार्मर्स है या बहुत बड़े हैं, सबसे जो मिडल है, हमारा जैसे लोग हैं, तो उन सबसे मैं मिलती रहती हूँ। जिससे क्या होता है, मुझे अलग अलग जो एक्सपीरियंसेस है वो उनके मिल जाते हैं, उनके वो भी मिल जाते हैं। दूसरा तो मुझे उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपको पता चलती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो भी मिलती है। और जो छोटे फार्मर्स है, वो सिर्फ चला है, चला आ रहा है तो करेंगे, अच्छा। ऐसे है, उनकी भी प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आती है। तो मैं जो ट्रेनिंग लेती हूँ उसमें मुझे ये सब प्रॉब्लम्स, उनका आंसर्स देने में या फिर उसमें मुझे मदद होती है। बिकॉज मैं आज बहुत सारे फार्मर्स को विजिट कर चुकी हूँ। तो मुझे जो महाराष्ट्र के अलग अलग पार्ट से उनका प्रॉब्लम पता है कि इस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, इस पार्ट में फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम आता है। तो उसके ठीक मतलब मेरा जो वो एक्सपीरियंस काम आ जाता है, यहाँ पर काम भी आ जाता है। और मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे उस पे जल्दी से जल्दी आंसर कैसे मिले। अच्छा। मुझे वो सस्टेन करने के लिए या फिर उस पर सॉल्यूशन मैं सर्च करती रहती हूँ। तो ट्रेनिंग में मुझे वो भी एक प्लस पॉइंट मेरा होता है। ओके। आप बता रहे थे कुछ शुरुआत के बारे में। कहाँ से शुरुआत की? शुरुआत यहाँ से हमने शुरू किया था। अच्छा। ये मेरे यही वाला पेड़ था? यस, यही पेड़ है। मेरे पापा आई थिंक जब छोटे थे उन्होंने ये पेड़ लगाया था। अच्छा। तो उसके नीचे ये गवान थी, यहाँ 4 और यहाँ 4, इतनी ही बस कैपेसिटी। मतलब लगभग 7-8 भैंसों से शुरुआत हुई थी अपनी? 1-2 भैंसे से ही शुरुआत हुई थी। ओके। लेकिन यहाँ कैपेसिटी थी 8 भैंसों की। फिर इसकी जो छाव है वो इसके बाजू में पड़ती थी। बराबर है। तो यहाँ भी हम कुछ भैंसे ऐसे ही ओपन में बांधते थे। अच्छा, मतलब पेड़ की छाव में? यस, पेड़ की छाव में। अच्छा। तो ऐसे ही हमने शुरू किया था। अगर वहाँ धूप आए तो वहां से निकाल के दूसरे झाड़ के नीचे, दूसरे पेड़ के नीचे, ऐसा। अच्छा, मतलब जहाँ पर भी मतलब छाव है वहाँ पे वहाँ बांधते थे। तो ऐसा ही हमने शुरू किया था। जैसे बहुत पुराने फार्मर्स करते थे पेड़ के नीचे। ये सारी चीजें नहीं होती थी उस वक्त, इतनी ज्यादा समझ भी नहीं थी। इवन जो रूफ है पतरा, वो भी इतना ज्यादा नहीं होता था। वो घर के लिए यूज करते थे।
या फिर मतलब मैं जब छोटी थी और गोठा या तबेला करना हो तो वो जो रूफ था वो लकड़ी का या कि बाम्बू का वो सब बनाते थे। तो पेड़ तो भैंसों के लिए या फिर जानवरों के लिए वैसे ही बेस्ट है। हाँ, बिल्कुल। तो वहां से शुरू किया था, फिर स्टेप बाय स्टेप हमने 22 भैंसों का तबेला, फिर एक छोटा 12 भैंसों का, फिर डायरेक्टली ऐसे 30-40 भैंसों तक जब हम गए जी, तो डायरेक्टली हमने 80 भैंसों का डबल मंजिला तबेला बनाया। नीचे 40 बफेलोस, ऊपर 40 ऐसे हमारी कैपेसिटी है। ओके। उसमें जो फर्स्ट फ्लोर है ऊपर जी, वहाँ एक रैम्प बनाया है, उससे हम भैंसों को ऊपर ले जाते हैं। उससे ऊपर मतलब अभी आधे भैंसे ऊपर भी है? यस, आधे भैंसे ऊपर है, आधे भैंसे नीचे है। ओके। लेकिन मतलब आपका भैंस का ही मतलब काम शुरू किया आपने, काऊ का नहीं किया, उसके पीछे कुछ रीजन? हाँ, तो पहला तो मुझे पापा से ही आया था। ऐसा कहते हैं ना कि कुछ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमने खुद नहीं लेने चाहिए, कुछ लोगों से भी सीखने चाहिए। बराबर है। तो मेरे जो चाचा है उनका और मेरे पापा का भी एक्सपीरियंस था कि गाय के लिए इतने ज्यादा एज कंपेयर करें भैंसों का अगर मैनेजमेंट हम अच्छा रखे तो भैंस प्रॉफिटेबल भी है। और दूसरा है कि मेरे पापा वैसे भी ट्रेडिंग करते थे, भैंसे तो थी घर पे। पापा का ट्रेडिंग का काम था? यस, ट्रेडिंग। वो भैंसे खरीदते थे, बेचते थे। अच्छा। तो वो भैंसे आती जाती रहती थी। मतलब उन्होंने आज तक 1 लाख से भी ज्यादा भैंसे खरीदी होगी, बेची होगी। ओके। बहुत ज्यादा, मतलब वो हमने काउंट मतलब शुरू से ट्रेडिंग का काम चल रहा था? यस, वो अराउंड 35, मतलब वो जब 7th में थे तब उन्होंने 2 भैंसे ली थी 5000 में। अच्छा, और अच्छा, फिर उसी दिन बेची थी। अच्छा, अच्छा। अराउंड 7.5 हजार के मतलब बेची थी। तो उनका वो ट्रेडिंग का काम तो पहले से ही शुरू था। और वो अभी भी शुरू है? तो वो अभी भी शुरू है। ओके। इसमें क्या होता है, हम जो फार्मर्स है उनको ऑप्शन देते हैं, मतलब 80 भैंसे है, तुम्हें इसमें से कोई भी पसंद आए वो आप खरीद सकते हैं। उसमें कुछ भैंसे हमारे पास महीने से है, कुछ 6 महीने से है, कुछ साल से भी हो सकती है। या फिर कुछ आज ही लाई और आज ही खत्म हो, कल लाई हो, आज बेची हो। मतलब इसीलिए हमारे जो फार्म का जो नंबर है, भैंसों का काउंट है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। मतलब आज अगर हम कहें कि 75 है तो कल 70 हो सकता है, 72 होता है, या फिर 80 भी 80-90 भी हो सकता है। मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, वो ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा। तो मतलब हमने जो शुरू किया था एक पेड़ के नीचे से 1-2 भैंसों से, उसी जगह हम अभी 80 बफेलोस तक पहुंच चुके हैं। मतलब अभी सीधा भैंसों का रखने के पीछे रीजन यही है कि इनके रेट्स ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते हैं ना? हाँ, और दूसरा एक है कि जो दूध का रेट जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस आज की डेट है 24/11 नवंबर। तो आज की डेट में अगर हम 4-5 महीनों का जो रिकॉर्ड है वो निकाले तो 4-5 बार रेट फ्लक्चुएट हुए हैं काऊ के मिल्क के। भैंसों का इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। तो और हमारा जो मार्केट है, जो कंज्यूमर है, वो प्रेफर करते हैं भैंसों का दूध। अच्छा, ये एरिया में ज्यादा मतलब भैंसों का चलता है? इस एरिया में डिमांड भी भैंसों के दूध के लिए ज्यादा है। जो भी व्हाइट प्रोडक्ट बनेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा भैंसों का दूध, बाय प्रोडक्ट के लिए भैंसों का दूध यूज होता है। तो वो भी है। इसीलिए क्या होता है कि भैंसों का जो रेट है दूध का वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। और उनकी भी अगर आगे बेच के ले जाए तो कीमत बढ़ती रहती है। अच्छा। मतलब पहला बेच है तो दूसरे के लिए ज्यादा रहेगी। अच्छा। तीसरे के लिए और ज्यादा होगी। मतलब बढ़ती है लेकिन मतलब ज्यादा कम नहीं होगी। हाँ, ज्यादा कम नहीं होती। तो इसीलिए भैंसे मैंने चुना और आज उसमें सस्टेन कर पाई। अच्छा। ये जो शेड है, यहाँ हम चारा डालने के लिए हमने बनाया है। बिकॉज अगर बहुत ज्यादा धूप हो या फिर बहुत ज्यादा जो क्या बोलेंगे बारिश भी हो तो हमारा काम हमें रोकना नहीं पड़ता। जैसे पेड़ के नीचे था, पेड़ के नीचे है, बारिश बहुत ज्यादा है, थोड़ी कम होने दो, फिर थोड़ी कम हुई कि टॉवल डालो और फिर दूध निकालने के लिए जाओ, ऐसा होता था। अभी सारी चीजें बन गई है। हाँ, अब सारी चीजें बन गई है। हमें काम करने के लिए अच्छा हो या फिर इजी हो, उस हिसाब से सब है। यहाँ चारा आके पड़ता है। चारे में हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं मक्का। उसके बाद ज्वार भी होता है कभी कभी। और जो सूखा चारा है उसमें
गेहूं का जो आता है वो, अच्छा। हमारे यहाँ गौंडा बोलते हैं उसको, तो अच्छा। गेहूं का जो कार्ड है वो भी रहेगा। अच्छा। उसमें हमें जो ज्वार का सूखा हुआ ज्वार होता है, कड़वा वैरन, वो भी हम रखते हैं। और बाकी कभी कभी अगर ऑप्शन ही नहीं है तो गन्ने का जो पत्ते होते हैं, गन्ने के पत्ते वाड़े, हाँ। तो वो भी कभी कभी रखने पड़ते हैं। लेकिन हम प्रेफरेंस देते हैं कि अगर गन्ना या फिर गन्ने का या फिर नेपियर ऐसा कुछ हो तो हम बाकी के सोर्सेस से मिनरल मिक्सचर हो, कैल्शियम हो, वो ज्यादा देने के लिए प्रेफरेंस देते हैं। बिकॉज जितना अच्छा चारा, जितना उतनी अच्छी मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो वो हम सब मेंटेन रखते हैं। तो सूखा चारा और गीला चारा दोनों मतलब देना पड़ता है? हाँ, दोनों हम देते हैं, दोनों देना पड़ता है। उसमें हम 2 से 3 किलो तक सूखा चारा रखेंगे एक टाइम के लिए। और जो हरा चारा है वो एक टाइम के लिए अराउंड 8 से 9 किलो तक रहेगा। उसमें 10 किलो तक भी जा सकता है अगर सूखा चारा 2-2.5 किलो तक हो तो। अगर हम साइलेज उसमें यूज करें तो 1-2 किलो इधर उधर होता है, 1-2 किलो। हाँ, तो साइलेज भी कभी कभी मतलब साइलेज रहता है हमारे पास, बराबर है। तो अगर जो हरा चारा है वो उसमें अब साइलेज थोड़ा सा मिक्स होगा, बिकॉज साइलेज की भी थोड़ी कॉस्ट बढ़ती है हरे चारे से, बिकॉज उसको चॉप करके फिर बैग में भर के रखते हैं, तो वो कल्चर है, उसका कॉस्ट है, जो हमें बैग लगेगा, वो भी वो सारी कॉस्टिंग उसमें ऐड हो जाती है। हाँ, तो फिर हम क्या करते हैं, हरा चारा, साइलेज और जो सूखा चारा है वो सब मिक्स करके फिर भैंसों को देते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर हरा चारा, कभी कभी हरा चारा सूखा चारा भी देते हैं, और कभी कभी अगर नहीं ऑप्शन, बहुत ज्यादा बारिश से हमारी गाड़ी नहीं जा सकती, तो साइलेज और सूखा चारा देते हैं। ऐसा भी देते हैं, मतलब वो डिपेंड अपॉन सिचुएशन, आप उसमें रोटेशंस करते रहते हैं। मतलब जैसे हमारे घर में होता है, ये वाला अगर हरी सब्जी नहीं है हमारे घर में तो हम कुछ दूसरा बनाकर काम चलाते हैं, तो वो ऐसे चलाना होता है। ये अभी ग्रीन वाला चारा है ना? यस। इसका कैसे यहाँ पर ये मशीन का यहाँ इसका श्रेड होगा, चॉपिंग होगा इस मशीन से। सब चारा वहाँ जाके गिरता है, फिर ऊपर और नीचे दोनों, नीचे और ऊपर दोनों जगह जाए, मतलब नजदीक हो, उस हिसाब से यहाँ ये लोकेशन बनाया हुआ है। अभी उसमें कुछ सूखा चारा मिक्स होगा, फिर हरा चारा सूखा चारा मिक्स करके वो जाएगा। बिकॉज अगर सिर्फ हम एक बार हरा चारा दिए और एक बार सूखा चारा दिए तो वो खाती नहीं है। मतलब हमें सुबह राइस दो और शाम को डाल दो, ऐसा नहीं होता। उसका एक प्रॉपर खाना है, वो आपको देना पड़ता है। यस, वो भी देना पड़ता है, और वो भी खाती नहीं। अगर उनको आदत हो हरा चारा खाने की, या फिर हम उनको आदत लगाए हरा चारा खाने की, तो वो सूखा चारा खाती नहीं, इसलिए हमें मिक्स करके देना पड़ता है। मिक्स कर अभी। और दूसरी बात, ये ब्रीड जो है आपके पास भैंसों की, वो कौन सी ब्रीड है अभी फिलहाल? सबसे ज्यादा हमारे फार्म में मुर्रा आपको मिलेगी। उसके बाद जाफराबादी भी है, और बाकी सुरती में ना वो भी थोड़ी पर रहती है। अच्छा, ओके। और करंटली कितने भैंसे हो गए अभी पूरा फार्म में मिलाकर सारी? अराउंड इस फार्म में 75 भैंसे होगी अभी। 75 भैंसे? हाँ। ओके, जो कि मतलब फ्लक्चुएट होती है, आपने जैसा बताया ट्रेडिंग के हिसाब से। यस, नंबर तो फ्लक्चुएट रहेगा। ओके। और आपका ये जो कंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, ये कैसे क्या है मतलब? हाँ, अभी जो हमने आपको बताया कि हमने जो शुरू किया था वो पेड़ के नीचे से किया था। बराबर है। फिर हमने पतरे का जो रूफ है उसका एक गोठा बनाया। शुरुआती दिनों में तो जो बाम्बू लकड़ी उसका था वो भी किया था। फिर उसके बाद में जो पतरे का है वो किया था, फिर स्लैब का किया, फिर एट द एंड ये जो स्लैब का है ये टेल टू टेल है और ये हेड टू हेड है। हाँ, ये हेड टू हेड है। मतलब मुझे पता है कि मुझे पेड़ के नीचे प्रॉब्लम्स आ रही, तो मैंने इसमें ओवरकम किए। इसमें मुझे टेल टू टेल है, इसलिए काम करने के लिए इतनी आसानी नहीं है, तो मैंने वो मतलब डेवलप किया, अपडेट किया। आगे के गोठे में जो हमारे पास जो मेटल का रूफ होता है, अच्छा, उसमें से जो प्रॉब्लम्स है वो ओवरकम किए इस वाले में। तो पता है कि पतरे का गोठा है, उसमें सीमेंट का पतरा है या फिर मेटल का पतरा है, उसमें क्या होता है, भैंसों के लिए क्या अच्छा है वो भी पता है। उसके बाद स्लैब में कैसा एनवायरनमेंट रहता है। अब ये हमें थोड़ी सी गर्मी हुई है, बराबर, मतलब अगर हम जाए फार्म में तो एकदम ठंडक सी मिलेगी। अच्छा, ठंडा लगेगा अंदर में? अंदर बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा।
जब जो बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो थोड़ा सा ठंडक मिलेगी अंदर। और जो अगर बहुत ज्यादा गर्मी ठंड होगी तो उस टाइम भी मेंटेन रहता है क्लाइमेट, थोड़ा सा गर्मी थोड़ा सा कंपैरेटिवली अच्छा रहता है, रूम टेम्परेचर मैनेज रहता है। यस, बिकॉज भैंसों को बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं पसंद है, अच्छी नहीं लगती, या फिर उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती और गर्मी भी नहीं पसंद और बहुत ज्यादा गर्मी तो है ही नहीं। बराबर है, मतलब एकदम प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, है यस, ना? अंदर का कैसे क्या रहता है, अभी इन्वायरमेंट देख सकते हैं? हाँ, यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ भैंसों को एक आदत है, भैंसें क्या करती है जी, जो यूरिन है वो डालती है पहले। अच्छा। उसमें से अपना जो तेल है, वो अच्छे से मिक्स करेंगी। अच्छा। और यहाँ से वहाँ पे वो डालती रहेगी, बराबर है, बिकॉज उनको टेम्परेचर मेंटेन करना है। अच्छा। लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम आता नहीं, उनको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, मतलब खुद का शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना, खुद से ही टेम्परेचर करती है वो, मतलब मेंटेन। मतलब भैंस एक रिवेराइन एनिमल है, उनको गर्मी में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। भैंसों को तालाब में डूबना, स्विमिंग करना, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। स्किन भी ब्लैक है इसके वजह से। हाँ, तो मतलब गर्मी ज्यादा होती है। हाँ, उनको ठंडा, जो उनको स्वेट ग्लैंड्स नहीं है, बराबर, उनको स्वेट नहीं आता। अच्छा अच्छा। हाँ, तो टेम्परेचर मेंटेन करके रखने के लिए उनको वो क्या करती है, यूरिन डालेगी, बराबर, उसमें अच्छे से पूंछ हिलाएगी, पूंछ मिक्स करेंगी। हाँ। और फिर वो शरीर पर, पेट पर, अच्छा, अपने इस पे वो रब करेगी उस पे, स्किन पे, तो वो गीला हो जाएगा, तो ठंड लगती है। अच्छा। लेकिन इस फार्म में उनको ये जरूरत पड़ती नहीं। अच्छा। ऑलरेडी वो ठंडा वातावरण, ठंडा टेम्परेचर, सीमेंट के वजह से पूरा है ना, ऊपर भी फ्लो है, स्लैब है, इसके लिए डायरेक्टली जो रेस है। और आप टेल टू टेल और हेड टू हेड बता रहे थे, तो टेल टू टेल का मींस और मकसद मतलब क्या होता है इसका, थोड़ा सा समझाइए। टेल टू टेल में हमें कंपैरेटिवली हेड टू हेड के खर्चा तो कम आएगा, लेकिन हमारे काम बहुत बढ़ते हैं। अच्छा। जैसे कि भैंस को उसका बच्चा लगेगा पाना करने के लिए, बराबर है। तो क्या होता है, जब हम टेल टू टेल करेंगे, मतलब हमारा जो फार्म था वो था टेल टू टेल। उसमें क्या होता था कि टेल टू टेल है, हमें जब भी दाना, मतलब जो खुराक है वो डालना हो, तो चारा डालना हो, भैंसों के बीच में से जाना पड़ता था। अच्छा। गोबर निकालना हो भैंसों के पीछे से, उसमें क्या होता था, कभी कभी भैंसे बहुत मतलब फोर्स से या फिर बहुत अच्छे मूड में नहीं होती, नहीं, उनकी पूंछ मारती है। और वो बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा। वो भी होता है काम करते समय। अगर कोई बहुत डार्क कलर के कपड़े पहने तो वो भी उनको चारा डालना नहीं देती। अच्छा, ऐसा भी, तो वो भी प्रॉब्लम है। अगर जो बच्चा है, हाँ, टेल टू टेल है, तो जगह नहीं है भैंसों के पीछे, तो हमें वो बच्चा बाहर बांधना पड़ेगा। तो हेड टू हेड का फायदा क्या होगा, बीच में से हमने कुछ डिस्टेंस छोड़ा है। अच्छा। जिसकी वजह से लेफ्ट और राइट दोनों को एक साथ फीड वगैरह दे सकते हैं, हम चारा खुराक दोनों दे सकते हैं। अच्छा। अगर कोई भी नया आदमी हो, नया व्यक्ति इसमें वर्कर काम करने के लिए आए, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज वो आगे आके कितना आगे आएगी। सही बात है, वो वहाँ पर मतलब बनाया हुआ है आपने प्रॉपर तरीके से चलने और उसके पीछे हमने बच्चों को बांधने के लिए जगह बनाई है, जिससे क्या होता है, अगर ये इस बच्चे की माँ है तो उसके पीछे उसको बांध देंगे। अच्छा। उसकी वजह से हमारा टाइम भी बचेगा और जो वर्कर्स है उनकी भी मानसिकता रहेगी इसमें काम करने और जो पानी है, पानी भी डायरेक्टली हम जो चारा डालते हैं, मतलब जो गव्हान है उसमें हम पानी छोड़ते हैं। जो हमारा टेल टू टेल था, उसमें क्या करना पड़ता था, एक पार्टी या एक टब रखते थे, उसमें पाइप डाल के पानी छोड़ते थे, वो भैंसे पानी पीती थी। अच्छा। उसमें होता क्या था, अगर जो आगे वाली है वो उसका झूठा पानी भी नहीं पीती थी, वो फेंक देना पड़ता था। अच्छा। हाँ, ऐसा भी होता है। इसको मतलब पता चल जाता है कि झूठा है। हाँ, वो पहले स्मेल लेगी। अच्छा। सूंघती है, देखती है कि अरे ये ठीक ठाक है, बराबर है। अगर उसका स्मेल आया तो वो झूठा पानी भी नहीं पिएगी, वो फेंक देने के बाद हमें उसे दूसरा पानी पिलाना पड़ता था।
तो हर भैंस को 10-15 मिनट, हर भैंस को 10 मिनट तो लगते ही थे। तो फिर वो टब भरने के लिए, पानी भरने के लिए टाइम लगता था। अच्छा। इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग भी था और वाटर का भी वेस्टेज ही था। बराबर है। तो उसमें हेड टू हेड में क्या किया, हमारी जो गव्हान है उसमें ही हमने जो चारा मतलब जो पानी हम छोड़ते हैं उसमें ही छोड़ते हैं। उसकी वजह से हमें एक भैंस को पानी पिलाने के लिए जितना टाइम लगता था उतना ही टाइम हमें पूरे 80 भैंसों को पानी पिलाने में मिला। ये जो सब एरिया लगाए हमें वो अराउंड 6000 स्क्वायर फुट हमने ये सब मतलब जो तबेला है उसके लिए हमने छोड़ा था। पूरा 6000 स्क्वायर फीट में, मतलब ये सारा तैयार हो गया मैम? 6000 स्क्वायर फीट में सिर्फ भैंसों के लिए। ओके। और बाकी का जो चारा वगैरह है उसके लिए अलग स्पेस। मतलब ये जो सीमेंट वाला है ये 6000 स्क्वायर फीट में लगभग तैयार हो रहा है। यस यस यस। ओके ओके, तो काफी मतलब ये भी बड़ा एरिया है। और इसके बारे में बताइए मैम, ये आपका क्या प्लांट है ये? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वगैरह भी चालू होता है? यस यस, ये हमारा बायोगैस का प्रोजेक्ट है जी। हमारे फार्म में से जो भी वेस्ट निकलता है जी वो हम एक टैंक में लेते हैं। अच्छा। आपको मैं वो टैंक दिखाती हूँ अभी। उस टैंक में अच्छे से मतलब गोबर और जो ये अपना निकल रहा है यूरिन वाला? यस, गोबर और यूरिन। जिसमें ज्यादा यूरिन है जी और जिसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड गोबर आएगा, प्रोडक्ट जो भी निकल रहा है ये हम इसमें डालते हैं। यहाँ से अच्छे से स्लरी बनाएंगे, मतलब मिक्स करेंगे इसके और एडिशनल अगर हमें गोबर लगे तो वो भी डालते हैं। यहाँ से अच्छे से स्लरी बनती है। ओके। वो ऊपर जाएगी इस टैंक में। ये पाइप का क्या रोल है ये वाली? ये तो वो कनेक्शन दिया है वहां से। अच्छा। ये दो कनेक्शन है, ऊपर के फार्म से और नीचे की जो फ्लोर है बराबर उसमें से सब जो वेस्ट है ऑटोमेटिक आता है यहाँ तक? ऑटोमेटिक आता है यहाँ तक। यहाँ अच्छे से मिक्स करते हैं, स्लरी अच्छे से मिक्स हो गई तो फिर यहाँ जाएगा इसमें। ये स्लरी इसके अंदर में जाती है? यस, इसमें डालते हैं, नीचे मड पंप है इससे इसमें जाएगा। ओके। तो इसके भी दो जो डाइजेस्टर है उसके दोनों भी ये चालू रहते हैं हमेशा। तो यहाँ से इसके अंदर जाता है दो डाइजेस्टर है बराबर। यहाँ से ये जो ब्लैक कलर का जो पाइप है इसमें से जो बायोगैस है वो बाहर निकलता है और आगे ये जो येलो वाली जो मशीन है उसमें से उसके अंदर जाता है। थोड़ा प्रोसेस को कितना टाइम लगता है तो भी इसमें बनने में ये सब? ये 60 दिन तक हम इसमें रखते हैं। मतलब ये 30,000 ऐसा दो डाइजेस्टर है। ओके। 1 टन का हमारा एक प्रोजेक्ट है। अच्छा। मतलब हर दिन हम 1 टन गोबर इसमें डाल सकते हैं। तो जो भी डाइजेस्ट हुआ होगा वो आगे स्लरी के फॉर्म में आगे जाएगा और जो डाइजेस्ट होना है वो पीछे रहेगा। अच्छा। जैसे हम स्लरी डालेंगे वैसे वैसे जो डाइजेस्ट होगा वो उस साइड जाएगा। उस साइड जाता है। और ये 2 महीने का प्रोसेस होता है क्या? हाँ, 2 महीने का होता है, स्टेप बाय स्टेप सब होता है। इसमें हमें जैसी रिक्वायरमेंट है बायोगैस की जी उतना ज्यादा कम हम गोबर करते हैं। वो एनवायरनमेंट के हिसाब से भी कुछ होता है। तो ये रबर का होता है ना ऊपर का? हाँ, ये रबर का होता है। इसमें ये जो स्लरी है जो डाइजेस्ट हो चुकी है वो वो डाइजेस्ट ये स्लरी इसमें आती है। फिर अच्छा। यहाँ हम एरेशन देते हैं, अच्छे से ये स्लरी को मिक्स करते हैं बराबर। मिक्स करने के बाद जो फार्मर्स है वो हमसे ये स्लरी लेकर जाते हैं। अच्छा, ये क्या रेट जाती है तो भी? ये हमारे 3 रुपए लीटर से जाती है। 3 रुपए लीटर से जाती है? ये 3 रुपए लीटर से जाती है। और हमारे भी खेत में इस स्लरी का हम यूज करते हैं। ये अच्छी होती है क्या मतलब फार्मिंग के लिए? हाँ, अच्छी होती है बिकॉज जो मीथेन था जी, मीथेन जो हमारे खेत में जाके एनवायरनमेंट में बराबर रिलीज होने वाला था जी, वो हमने इस स्लरी से निकाल लिया। अच्छा। वो एक बड़े से बलून में स्टोर कर लिया। अच्छा। और फिर आगे जाके बायो जनरेटर की हेल्प से उस बायोगैस का कन्वर्जन हमने इलेक्ट्रिसिटी में किया। ओके, तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाती है? यस, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगी। उसमें क्या होगा, जो हमारी कड़बा कुट्टी मशीन है चारा कट करने वाली बराबर है या फिर जो बोरवेल के मोटर, वेल बावड़ी के जो मोटर हो गए वो सब इसे इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं। अच्छा। तो हमारे जो घर में गैस लगता है वो भी इस पर ही चलेगा। अच्छा, तो घर की इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, घर की भी इलेक्ट्रिसिटी इस पर ही बनेगी। मतलब अलग से कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं, अलग से कनेक्शन लेने की जरूरत उसमें नहीं। इतनी बिजली बन जाती है लेकिन इससे? हाँ, बनती है। वाह, तो इसका जनरेटर वगैरह भी लेना होगा आपको, है ना? हाँ, उसका जनरेटर भी हमने लिया है। वो जनरेटर भी है जो जहाँ हम चारा डालते हैं वही वो जनरेटर है। ओके। इस
फार्म के ऊपर हमने जो बलून रखा है, अच्छा, उसमें ये गैस स्टोर होता है। जो बायोगैस बन रहा है वो वहाँ स्टोर होगा। उसके बाद में जो जनरेटर है उसको इसका कनेक्शन दिया है, उससे कन्वर्जन होगा बायोगैस का इलेक्ट्रिसिटी में। जनरेटर भी है हमारे पास, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो फिर वो आगे हम यूज करते हैं। तो अभी फिलहाल जो अपने पास जितनी भी भैंसें हैं उससे टोटल कितनी प्रोडक्टिविटी बन जाती है अपनी? अराउंड आज का जो कलेक्शन है वो अराउंड 400 से 425 तक निकलता है हमें। 425 लीटर्स? यस यस। ओके, मतलब काफी एक बड़ा अपना प्रोडक्टिविटी 450 तक भी जाता है। अगर मतलब भैंसों की डिपेंड करता है कितना, मतलब वो जैसा बताया आपने पहले ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मतलब भैंसे ऊपर नीचे हो रही है थोड़ी बहुत, है ना? तो ये सिलसिला अपना चलते रहेगा। और ये मैम मेंटेन कैसे करते हो आप, कि मतलब प्रोडक्टिविटी कैसे मेंटेन करते हो? तो भैंसे जितनी भी है मतलब यहाँ पर, तो उसके आप कैसे मेंटेन रखते हो? क्योंकि कुछ भैंसे जो है वो दूध देना बंद कर देती है, तो उस वक्त आपको चैलेंजेस आते होंगे? नहीं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, बिकॉज हमें पता है कि इस भैंस को इस टाइम हमें गाभन करना है। अच्छा। या फिर जो ड्राई पीरियड है वो कम से कम रहे। बराबर है। इसमें हम क्या करते हैं, एक भैंसों का लॉट होता है, इसमें ये रिस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ भैंसे यहाँ तक जनी या दूध की होगी या दूध की खरीदी, तो हम हमारा जो आंकड़ा है, जो नंबर है दूध का, वो मेंटेन रहेगा। तो वो हमारा साल भर में मेंटेन हो जाता है। अब मेंटेन हो जाता है। उसमें अगर हमारा कभी कभी 350 से 450 में फ्लक्चुएट होता है। बराबर है। लेकिन उस वक्त हमारी भैंसें उतनी कम या उतनी ज्यादा होती है। मतलब जो एवरेज मिल्क है वो हमारा मेंटेन रहेगा। एवरेज मिल्क आपका मेंटेन होता है। और आप ये सेल कहाँ करते हो, थोड़ा सा वो बताइए। ये पहले तो मेरे जो चाचा है उनका एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट है। कुछ दूध उनको जाता है और बाकी का जो बचा हुआ दूध है, और कुछ लोग यहाँ फार्म पर आके दूध लेकर जाते हैं, और जो बाकी का दूध है वो डेयरी पर जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो सेल होता है अभी फिलहाल दूध का क्या रेट चालू है यहाँ पे? हमें 8.5 रुपए पर फैट मिलता है। ओके। उसमें डेयरी पर जो दूध जाता है वो फैट पर काउंट होगा, तो हमें अराउंड 60-62, कभी कभी 65 तक उसको रेट मिलता है। होलसेल रेट हो गया डेयरी पर। और जो यहाँ से फार्म से जो लोग लेकर जाते हैं वो 70 रुपीज पर लीटर के हिसाब से लेकर जाती है। इसमें आपको काफी सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं, मैंने कुछ देखा है। हाँ, अवार्ड्स भी मिलते रहते हैं। इसमें मतलब जो कभी कभी एज अ बिजनेस वीमेन, कभी कभी एज अ फार्मर, डेयरी फार्मर, ऐसे मुझे आज तक बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। हमारे महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है, पिछले साल या फिर 1.5 साल पहले उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था एक। और भी है जिसमें बहुत बड़े या फिर अच्छे लोग हैं। काफी ज्यादा मतलब अवार्ड्स मैंने भी देखा आपके, और बहुत सारे अवार्ड्स हैं, मिलते रहते हैं। फार्मिंग में है, बिजनेस में है। और अगर किसी अभी यूथ को कोई अगर देखना चाहता है तो उनको आप कुछ मैसेज देना चाहते हो? और दूसरी चीज ये भी बताइएगा उसमें कि अगर कोई स्टार्टअप करता है ये, तो कितना उसको कैसा क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शुरू से? हाँ, जो भी यूथ जिनको करना है, पहला तो मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, आइए, जो जिन यूथ को आना है, लेकिन लिमिटेड नहीं रहना है इसमें। मतलब 5 है, 10 है, 20 है, या इसमें नहीं, हमें ग्रो करना है 50-100 तक हमें ग्रो करना है, अभी उसके भी आगे। बिकॉज आज एक मतलब होता है हमारे कि जो भी खेती में है या फिर जो भी कोई लड़का अगर डेयरी फार्मिंग में है, उसे उसकी शादी नहीं होगी या उसे कोई लड़की नहीं देगा। आपके यहाँ भी ऐसा होता है थोड़ा सा। हाँ, तो अगर ये 5-10 तक रहेगा ना तो ऐसा ही रहेगा। अगर मेंटालिटी छोड़ना होगी अपने को कहीं ना कहीं। उसमें क्या है, इसके लिए इतना ज्यादा जो हाई लेवल या फिर माइंडसेट थोड़ा सा माइंडसेट हो, या फिर जो दर्जा इसे मिला है वो उतना ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा बहुत शारीरिक
काम भी बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। बराबर, बिजनेस की इमेज जो है वो बदलनी चाहिए लोगों को। यस, वो भी है। तो जो भी यूथ है उनको 5-10 या 20 तक नहीं, उसके आगे अगर करना हो तो आप आइए। फिर कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा कम से कम अगर कोई नया स्टार्ट करता है? अगर नया करना है तो कितनी पैसों से स्टार्ट कर सकता है? 10 पैसे अगर हम शुरुआत में ले तो हमें एक ऐसा दिखेगा, अरे पैसा आ रहा है। बराबर है। अगर हम 1-2 से करेंगे तो ठीक है, नॉर्मल होता है। बराबर। लेकिन हम जब 1-2 से करेंगे तो हमें कुछ एक्सपीरियंस आएंगे, या फिर 4-5 तक करेंगे। करेक्ट है। तो उसमें कम इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, रिस्क थोड़ा सा कम रहेगा। हमें जो भी बहुत नया है इसमें, उसके लिए तो ये मस्ट है, बिकॉज एक्सपीरियंस इज बहुत ज्यादा जो यूथ है या जो लोग है जिनको कुछ भी पता नहीं है, फिर भी 25-25, 30-30 पैसों का उन्होंने शुरू किया था। कुछ दिनों के बाद वो कम हो जाता है। शुरुआती दिनों में अच्छा प्रॉफिट दिखता है, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो जाता है। बाद में ये सब चीजों में चैलेंजेस आने लगते हैं। तो जो जितना हमें छोटा हम कर सकते हैं, उतना पार्ट टाइम हमें शुरू करना है। धीरे धीरे हमें 10 तक जाने के लिए थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। 20 तक ठीक है हम कर सकते हैं, 20 से 40 करना, 40 से 60 करना वो ज्यादा डिफिकल्ट आसान होगा फिर बाद में, एक्सपीरियंस लेने के बाद। एक्सपीरियंस लेने के बाद। इसलिए मतलब शुरुआत जो है वो थोड़ी कम से करनी चाहिए, बाद में धीरे धीरे जो है आपका ग्रो करेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो में जरूर बताइए नीचे कमेंट करके। और बाकी इस तरीके की वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको ये जानकारी प्रोवाइड करने के लिए। दर्शक देखेंगे काफी खुश होंगे, क्योंकि एनर्जेटिक सारी चीजें रही है और आपने काफी अच्छा सब कुछ जानकारी दी है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।